10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है बहुत ही शानदार गया होगा। और अगर आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार गया या फिर कुछ कम आपको जो लग रहा हो कि मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए या फिर कम नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका ये पहला पेपर था। अब आपको जो बाकी बचे हुए 5 पेपर के ऊपर आपको ध्यान देना है। जो हो गया वो हो गया है, अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब आपको ध्यान उस पर देना है जो आपके हाथ में है, यानी कि आने वाले पेपर अब आपके हाथ में है। कोई कमी अगर आपकी रही हो इंग्लिश के पेपर में तो आप उसकी पूर्ति आपके आने वाले 5 पेपर में कर सकते हैं अच्छी मेहनत करके। तो कोई बात नहीं, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और कुछ नंबर आपके कम आ रहे हैं तो भी आप टेंशन न लें। आपके आने वाले पेपर की आप शानदार तैयारी करें। 12 मार्च को आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बोर्ड ने आपके एक पेपर जारी कर दिया है। उसके आधार पर आपका जो पूरा पेपर आपके 12 मार्च का जो पेपर है इसी आधार पर आने वाला है। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और इसका टेस्ट भी आप ऐप के ऊपर दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपके ऐप के ऊपर जो कक्षा 10 की जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है मात्र 49 रुपये में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी सभी के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपका जो 80 नंबर का पेपर होगा 12 तारीख को, वो वाला पेपर पूरी अच्छी प्रकार से हम इसमें समझ लेते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है। तो ये आपके सामने इस प्रकार से दिशा निर्देश लिखे होंगे। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने, किसी पेपर प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में नहीं देना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। यानी कि मान लो पहले क्वेश्चन में आपके 18 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो 18 एमसीक्यू को आप एक टेबल बना के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो ज़रूर लिखना है कि आप कौन सा नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल बातें आपको यहाँ पे पहले पेपर में आपने देखी होगी। अब आपका जो पूरा पेपर है वो इस वीडियो में सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है और एक टेबल में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। 18 ही प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ है जो इसमें टेबल बना के आपको देना है। किस प्रकार से आपको टेबल वगैरह बनानी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको पूरा फायदा इसमें मिलेगा। तो पहला अवसर का क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्द संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हमारे 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। पहली संज्ञा आपके व्यक्तिवाचक आ जाएगी, जिसमें किसी व्यक्ति का, स्थान का या गांव का, किसी भी नगर का नाम हो सकता है। दूसरा अपनी जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें संपूर्ण एक नाम लेते ही पूरी उस जाति का जो बोध हो जाता है। और तीसरा आ जाएगा इसमें आपके भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्ति, जाति और भाव। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो किसी का नाम अगर है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है, जिससे एक उसका नाम लेते ही किसी एक के ऊपर आपको नाम जाता है, तो आपकी नज़र एक के ऊपर पड़ती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं नाम लेता हूँ राम, तो आपके दिमाग में राम की इमेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे नाम ले रहा हूँ मैं आपके ये पशु। तो पशु में आपके क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के पशु इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। किसी एक पशु के ऊपर आपकी नज़र नहीं गई। तो राम किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आपको जाता है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे पशु हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य भी आपके जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गाय है, ये सभी आपके क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो। और किसका भाव है, तो वो आपके जो गुण दोष वगैरह ये आते हैं, सभी सारे भाववाचक में आते हैं। तो मित्रता आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत जो है वो आपके, पर्वत सारे आ जाएंगे, पर्वत का नाम लेते ही सारे पर्वत आ जाएंगे। तो पर्वत एक प्रकार का क्या है, जाति है। इसमें किसी का नाम नहीं ले रहे तो ये जाति है, सारे पर्वत आ जाएंगे इसमें। लड़का है तो लड़के का नाम लेते ही सारे लड़के अपने दिमाग में आ जाएंगे, तो इसमें आपके ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन बात करें हिमालय की, तो हिमालय का नाम लेते ही, हिमालय एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। तो हिमालय का नाम लेते ही आपके सामने केवल हिमालय की इमेज बनेगी, तो ये आपके क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसिक शब्द का आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द किसी वाक्यांश के पीछे लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं,
प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है, और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो ये जैसे मानसिक है, तो मानसिक में इसमें इक प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है। और इक भी आपकी कौन सी, छोटी ई है, तो ये वाला इक तो इसमें आपके गलत हो जाएगा। सिक कभी होता नहीं है, क कभी प्रत्यय होता नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे बात करें हम सामाजिक, क्या है, इसी प्रकार से एक शब्द है हमारा सामाजिक। तो सामाजिक शब्द में आपके जो संधि विच्छेद करें, इसका प्रत्यय अलग करेंगे, तो ये बनेगा आपका समाज प्लस इक बनेगा। क्या बनेगा, ये समाज प्लस इक बनेगा। इसी प्रकार से भौगोलिक, क्या है, भौगोलिक है, तो भौगोलिक में भी आपकी भूगोल प्लस इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भूगोल प्लस इक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से राजनीतिक, राजनीति प्लस इक हो जाएगा। तो इक आपको इसमें बोलने में जो लास्ट में लगेगा, इसमें इक प्रत्यय लग रहा है। जैसे नैतिक, जैसे नैतिक, तो नैतिक में क्या हो जाएगा, नीति प्लस इक हो जाएगा, नीति प्लस इक हो जाएगा। राजनीतिक में राजनीति प्लस इक हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है, एक तो बताना आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, ये वाला आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखो तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि शब्दों में से यण संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो यण संधि में क्या होता है कि इसमें आपके आधा जो य, आधा व, ठीक है, आधा र, इस प्रकार के मिलेंगे। आधा तो य मिलेगा, ठीक है, आधा य, या फिर आधा व, ठीक है, व र, इस प्रकार से आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो महर्षि है, इसमें आपकी क्या हो जाएगा, महर्षि में हो जाएगा आपके महा प्लस ऋषि, ठीक है, महा प्लस ऋषि है। और सदैव का हो जाएगा आपके सदा प्लस एव, सदा प्लस एव जो है आपका सदैव का संधि विच्छेद है। नायक का हो जाएगा नौ प्लस इक, ये क्या हो जाएगा, नौ प्लस इक हो जाएगा नायक। और एक मिनट, नायक है तो ने प्लस इक हो जाएगा, ने प्लस इक। और स्वच्छ का हो जाएगा सु प्लस अच, क्या हो जाएगा, सु प्लस अच हो जाएगा। तो ये जो स्वच्छ शब्द हैं, ये आपके यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है स्वागत का, स्वागत का भी आपको संधि विच्छेद याद रखना है। एक आपको प्रत्येक का याद कर लेना है, प्रत्येक का भी यही रहेगा, ठीक है। स्वागत में भी यण संधि है, प्रत्येक में भी यण संधि है, तो ये सभी यण संधि के क्या है, उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि शताब्दी शब्द का आपको समास का प्रकार बताना है कि समास, तो समास में क्या होता है, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। और व्याकरण का आपको एक अलग से पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी जो समास के बारे में, संधि के बारे में पूरा वीडियो डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपके समास पूछे जा रहे हैं, शताब्दी में कौन सा समास है। तो शताब्दी जो शब्द है वो शत प्लस अब्दी हो जाएगा, शत प्लस अब्दी, यानी कि 100 सालों का, अब्द का मतलब होता है साल, 100 अब्दों का यहाँ पे समूह पूछा जा रहा है। तो पहला शब्द क्या है, संख्यावाची। जब पहला शब्द आपके संख्यावाची आए, संख्या आए, तो फिर आपको उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसमें जो उत्तर है वो आपके द्विगु समास उत्तर रहेगा। तो शत प्लस अब्दी यानी कि शताब्दी है, तो शताब्दी में ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। समास टोटल हमारे 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला पद जब भी संख्यावाची आएगी, पहला पद आपको संख्या के रूप में दिखे, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु का मतलब द्वि, द्वि यानी कि दो है ना, तो दो में, द्विगु में भी दो है, तो ये संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए सप्ताह, सप्त प्लस आह यानी कि 7 अहों का समूह, यानी कि 7 दिनों का समूह सप्ताह हो जाएगा। इसी प्रकार से पखवाड़ा, पखवाड़ा भी आपके जो संख्यावाची शब्द में आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके त्रिभुवन, या ठीक है, तो जो पहला शब्द आपके संख्यावाची आता है उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। फिर बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में आपको याद रखना है कि बीच में या तो और आता होगा, ठीक है, और या, ठीक है, ये आपको दिखता हो तो आपको क्या करना है, द्वंद्व समास कर देना है। जैसे माता पिता, माता पिता, इसमें आपके ये निशान दिखाई देगा, ये वाला निशान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें आपको इसको विच्छेद करेंगे तो ये क्या आएगा, माता और पिता, क्या आएगा, ये माता और पिता आएगा। जैसे दाल बाटी, दाल बाटी, तो इसको ऐसा लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे,
समास विग्रह क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा दाल और बाटी। क्या हो जाएगा? दाल और बाटी। तो ये आपके बीच में और आता है, या आता है, तो आपके कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका है किताब का क्वेश्चन। देखो ये 4 क्वेश्चन आपके ऊपर इसमें आपके ग्रामर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, इससे संबंधित आपका प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके नेताजी के पाठ से संबंधित है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसमें पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाला है। तो नेताजी की जो मूर्ति बनाने वाला था, वो उसका नाम आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर हो जाएगा आपके मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल जो है कि मूर्तिकार था, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, जिसका उत्तर आपको क्या करना है? मास्टर मोतीलाल करना है। नेक्स्ट आपके झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखो इसका मतलब आपके जो कवि परिचय में जो आपका कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो फैक्ट आपके दे रखे हैं उनको आपको याद कर लेना है। कवि परिचय भी याद हो जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। और कवि परिचय में कौन कौन सा याद करना है वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो झूठा सच नामक जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैसे तो आप सभी को याद है, यशपाल है। और यशपाल के जो वास्तविक नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो झूठा सच जो उपन्यास लिखा गया था वो यशपाल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो मनु भंडारी का जो साहित्यिक दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक जो योगदान रहा था वो किसका रहा था? उनके जो मैडम थे, ठीक है, शीला अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शीला अग्रवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपके 8वां है कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई को कैसे बजाया जाता है? तार से बजाते हैं या टकरा करके बजाते हैं? तो शहनाई जो है आपने देखा होगा, शहनाई जैसे जो मांगलिक अवसर होते हैं, विवाह वगैरह होते हैं, उनमें फूंक देकर बजाया जाता है। तो फूंक देकर जो बजाया जाता है उसको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और आपने जो पाठ पढ़ा है शहनाई का, उसमें शहनाई के जो वादक हैं उनके नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे। तत् वाले में क्या आते हैं? तार वाले आते हैं। कौन सा आते हैं? तार, जैसे गिटार, सितार, ये सभी आपके तार वाले आते हैं। गन वाले में जिनको टकरा करके आवाज़ आती है, जैसे मजीरा है, जैसे घंटा है, ये सभी आपके गन वाद्य यंत्र में आता है। अवनद में जो चमड़े वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जिनके ऊपर चमड़ा मंडा होता है, उसको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे नगाड़ा है, क्या है? नगाड़ा। ठीक है, जैसे ढोल है, ढोलक है, ये सभी क्या है? चमड़े वाले वाद्य यंत्र हैं। तो ये शहनाई वाला क्या हो जाएगा? आपके सुशिर हो जाएगा। इसको फूंक मार के बजाया जाता है। अच्छा, शहनाई के अलावा और कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको फूंक मार कर बजाया जाता है, जिनको फूंक देकर उसमें जैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है? जैसे शहनाई बजाते हैं, वैसे ऐसा कोई वाद्य यंत्र का नाम आपको अगर याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके कि वात्सल्य का श्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपके सूरदास जी हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपके सूरदास जी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी वात्सल्य के कवि है। नाथ शंभु धनु बजनिहारा होइयो कहू एक दास तुम्हारा, इस काव्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत करती हैं? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी ओर संकेत कर रही है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो प्रभु श्री राम की ओर संकेत कर रही है। तो ये तुलसीदास जी की हैं, तो ये आपको याद रखना है। रामचरितमानस की हैं ये, तो आपको राम इसमें उत्तर याद करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कामायनी। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के जो रचयिता हैं वो रचयिता कौन है? इसमें जयशंकर प्रसाद। बहुत ही फेमस रचना है इनकी कामायनी, तो इनको आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, पूछी जाएगी, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? तो यह जो दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसका जो केंद्रीय भाव है वो बच्चे को केंद्र में रख के, सेंटर में रख के उसकी मुस्कान का वर्णन उसमें किया गया है। कमेंट करके बताना कि इसके जो कवि है वो कौन है। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसके कवि का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि माता का अंचल जो पाठ है उसके लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे?
तो माता का जो अंचल पाठ है उसके आधार पर आपको कमेंट करके ये बताना है कि माता का अंचल जो पाठ है उसमें पाठ के जो लेखक के पिता हैं वो लेखक को किस नाम से पुकारते थे। तो भोलानाथ इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। ठीक है, भोलानाथ नाम से इनको पुकारा करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भोलानाथ। अच्छा, माता का अंचल जो पाठ है इसके लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि भोलानाथ का जो वास्तविक नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न ये है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन के किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी। तो जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो गुरु नानक जी इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, गुरु नानक जी जो कि सिख धर्म में जो उनके गुरु हैं, तो ये आपको याद रखना है। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है। तो हिरोशिमा की जो घटना है, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो वहाँ पे जो बम डाले गए थे, ठीक है, तो वो घटना है, वो उस पाठ का नाम आप उस घटना पर आधारित जो पाठ है वो आपको इसमें बताना है। तो ये कि पाठ का नाम है आपके मैं क्यों लिखता हूँ। आपके एक पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ जिसमें जो हिरोशिमा की घटना का वर्णन किया गया है। इन सभी पाठों के जो लेखक है वो आपको याद कर लेना है। आपका जो लेखक से संबंधित प्रश्न है वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, और 15 ही क्वेश्चन आपके अबसदा के आएंगे जिनके उत्तर आपको एक साथ देना है। एक टेबल बना के आप चाहे फर्स्ट में दे, लास्ट में दे, कहीं पे भी दे, बीच में दे, आपको 15 ही क्वेश्चन के उत्तर आपको एक साथ टेबल बना के देना। तो आपको क्या करना है, 15 ही प्रश्नों के लिए ये टेबल बना लेनी है इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न संख्या और उत्तर 1 2 आपकी मान लो पूरी कॉपी में नहीं आ रही इस प्रकार से, तो आप इसमें 4 लाइनों में आप इसको, या 5 लाइनों में, एक लाइन बीच में छोड़ दें, 5 लाइनें खींच में आपके जो एक टेबल बना के इसको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आराम से जो 8-8 क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो आप 15 क्वेश्चन 2 लाइनों में दे देंगे। तो प्रश्न संख्या लिख ले ऊपर, तो फिर उसमें कौन सा उत्तर सही है। जैसे पहले में मान लो 10 है तो द लिखना है, दूसरे में ब सही तो ब लिखना है, तीसरे में द सही तो द लिखना है, चौथे में अ सही है, 15वें में द सही है। जो उत्तर होगा उसको यहाँ पे सही से लिख लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो एक तो लिखने का तरीका बहुत ही शानदार हो जाएगा। कॉपी चेक करने वाले को 15 क्वेश्चन एक साथ चेक करने में थोड़ा समय कम लगेगा, तो वो नंबर आपके काटेंगे नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पहले प्रश्न का उत्तर तो यहाँ दे दिया पहले पेज पे, और पहले का जो 5वां प्रश्न है इसका उत्तर आपके बीच के कहीं दूसरे तीसरे पेज पे दे रहे हैं, और ये 15वां क्वेश्चन ये कहीं और पेज पे दे रहे हैं, और ये 11वां क्वेश्चन किसी और पेज पे इसका आंसर दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय बार बार पेज पलटने में इसको दिक्कत होती है, और उसका फिर मन है जो खिसक जाता है, और वो फिर आपके नंबर काट लेता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा आपके नंबर में। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप जो आंसर दें तो इससे प्रश्नों के उत्तर जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, अब इसमें आपके 15 क्वेश्चन है, तो 15 ही क्वेश्चन बार बार आपको चेक अलग अलग नहीं डालने, एक ही जगह डाल देना है सभी के उत्तर। तो बस आपके जैसे पहले में 10 सही, दूसरे में 12 सही, तीसरे में चौथे, ऐसे आपको वो 15 के 15 ही क्वेश्चन के उत्तर आपको एक साथ चेक करके यहाँ पे 15 नंबर आपको एक साथ दे देगा। कितना समय लगा, अब इसी पेज को किसी अलग अलग पेज पे तो उसको चेक करने में काफ़ी समय लगता है। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये हो सकता है आपके नंबर बढ़ा भी दे। ठीक है, ये टेबल बना के आंसर देंगे तो हो सकता है कि मान लो आपके 14 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो एग्जामिनर का मन किया तो वो आपके 14 में आपके 15 भी दे सकता है। ठीक है, 15 में से 15 भी आपके सही कर सकता है, लेकिन अलग अलग जगह दे रखा है, उसमें आपके क्वेश्चन के उत्तर छूटने के भी चांस रहते हैं। कई क्वेश्चन आपको चेक होने से भी बच जाता है, मान लो भाई 20 में कहीं लिखा हुआ है, तो उससे आपके जो नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी। फिर आपके दूसरे प्रश्न में आपके 4 रिक्त स्थान आएंगे, तो 4 रिक्त स्थान के जो उत्तर है वो आपको एक साथ ही देने। ठीक है, चारों रिक्त स्थान के उत्तर आपको एक साथ ही देने। मैं आपको एक टॉपर्स की जो कॉपी है वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो टॉपर्स ने अपने कॉपी में ऐसे शानदार प्रश्न के उत्तर लिखे, उसको हिंदी में भी 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो वो कॉपी भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो 4 आपके व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपकी जो व्याकरण के क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, और इन चारों क्वेश्चन का उत्तर भी आपको एक साथ ही देना है। तो पहला प्रश्न आपके हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। जो खुद के लिए काम में लेता है उनको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। जो खुद के लिए काम में लेता है लेखक उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम हमारे जो होते हैं वो
6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो याद रखें सर्वनाम के 6 भेद हैं। वैसे सर्वनाम कहते हैं किसको हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले काम आते हैं, संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसमें से एक भेद आपका निजवाचक है, जो कि इसमें सर्वनाम जो वक्ता या लेखक जो होता है वो खुद के लिए काम में लेता है, जैसे मैं, हम, इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आइए सर्वनाम के बारे में भी देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा ये आपके सामने है। सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद है सर्वनाम के, जिनके नाम आपको याद रखना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसमें जो ये निजवाचक आपके अभी पूछा गया था, तो निजवाचक ये लेखक वक्ता जो होता है वो खुद के लिए काम में लेता है। आप इसमें की परिभाषा देखेंगे निजवाचक की, तो यहाँ पर आपको इसकी जो निजवाचक की, ये देखो प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया, देख लो आप इसमें कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेम टू सेम लाइन उठा के यहाँ से दी गई है, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सभी इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो अपनी आ रहा है, ठीक है, वो अपनी क्या है? खुद के लिए काम में ले रहा है। आप अपने घर कब जा रहे हो, तो इसमें अपनी, अपने, ये जो शब्द आए ना, ये आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। डिटेल से 5 प्रकार के सर्वनाम भी देख लेते हैं, बाकी के जो बचे हुए उनको भी, ताकि आपका इनमें से कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं होगा। फिर पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो भी आपके 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार का आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए, तो उसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको याद रखना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उनको उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे या तो बोलने वाला खुद के लिए करेगा, बोलने वाला, या फिर लिखने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं, हम, सब, हम लोग, ये सभी आपके उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम में जिसको संबोधित कहा जाए, जिसको कह कर बातें की जा रही है, जिसमें बातें की जा रही है, उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप लोग, आप सब, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष से हो जाएगा। अन्य पुरुष में क्या होगा? जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले अन्य हो जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाए, जैसे वे लोग, ये, यह, आप, ये सभी आपके अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है निश्चय, जिसमें आपके सर्वनाम या तो निकटस्थ वस्तु या दूरस्थ व्यक्ति के या फिर पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करती है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। निकट की वस्तु के लिए यह या फिर ये काम में लेते हैं, एक वचन है तो यह आएगा और बहुवचन है तो ये आएगा। दूर की वस्तु के लिए वह, एक चीज़ तो वह और ज़्यादा चीज़ें तो वह, वे आएगा। जैसे वे लड़के जा रहे हैं, वह लड़का जा रहा है और वे लड़के जा रहे हैं, तो इसमें आपके एक वचन बहुवचन का खेल है। तो ये निश्चित है। और कोई अनिश्चित होगा, जैसे किसी सर्वनाम में ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, वो अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द आ जाए, कोई आ जाए, ठीक है, तो कुछ, कोई, ये सभी आपके क्या है? ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मुझे कुछ जो गड़बड़ लग रहा है, तो इसमें कुछ क्या गड़बड़ लग रहा है? ये कुछ जो शब्द हैं वो आपके अनिश्चय हैं, ठीक है, निश्चित नहीं है उसमें। देखो कोई आया है, ठीक है, देखो कोई आया है, तो कोई आया है, इसमें आपको कोई पता नहीं बाहर कौन आया है, ठीक है, अंदर बैठे बैठे आवाज़ लगा रहे हैं कि देखो बाहर कोई आया है, तो कोई जो अनिश्चय है उसका हमें पता नहीं है। तो कोई जो सर्वनाम है इसका प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। कोई का मतलब किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। कोई उसे बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, ठीक है, तो ये आपके इसमें कुछ मिलावट है। तो अब मिलावट है तो कितनी मिलावट है वो हमें पता नहीं, निश्चित नहीं है, ठीक है, तो ये आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आपके आता है संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध का मतलब 2
उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम का होता है और दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसकी, ये जो आता है ना, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, जो संबंध बताता है। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलेगा वह नहीं डरता है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। प्रश्नवाचक में आपके प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का काम में लेते हैं, जिसमें क्या, किसने, कौन, जैसे WH वर्ड होते हैं इंग्लिश में, वैसे कौन, किससे, क्या, ये सभी आपके सर्वनाम में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाकी निजवाचक की हमने चर्चा कर ही ली है, और भी इस पर आधारित जो आए हुए क्वेश्चन होंगे उनकी और आगे हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, जिनमें लिंग, वचन, काल इनका जो आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, इसमें आपके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है कि इस गेंद को मत फेंको वाक्य में आपको बताने की कौन सा विशेषण है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है मत, मतलब मना कर रहे हैं। ठीक है, इस गेंद को मत फेंको, तो मत फेंकना मना कर रहे हैं, यानी कि ये निषेध हो रहा है, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। तो आइए विशेषण के बारे में भी डिटेल्स आपको बता। तो विशेषण में आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु यथार्थ रूप से प्रकट होती है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। अब आपकी परिभाषा देख लो, विशेषण की परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की बतलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। और उदाहरण के लिए जो शब्द विशेषता बता रहा है उसको विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे नीला आकाश, तो इसमें क्या आ रहा है, नीला और आकाश। तो इसमें जो विशेषता आकाश है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें आकाश की विशेषता बताई जा रही है, तो इस आकाश तो उसको कहेंगे विशेष्य। इसको क्या कहा जाता है, इसको विशेष्य कहा जाता है। लेकिन जो विशेषता बता रहा होता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जो विशेषण हो जाएगा वो नीला विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीला आकाश, छोटी पुस्तक, तो इसमें छोटी जो है वो आपके विशेषण है और पुस्तक इसमें विशेष्य हो जाएगी। भला आदमी, तो भला आदमी या इसमें जो भला शब्द है वो आपके विशेषण है और आदमी इसमें विशेष्य हो जाएगा। आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो भला है, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो इसमें नीला, छोटी, भला ये सभी विशेषण है, जबकि आकाश, पुस्तक और व्यक्ति ये क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण अपने हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। आपको नंबर याद रखना है, ये नंबर से संबंधित क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। या तो संज्ञा के भेद पूछेंगे, तो संज्ञा के भेद 3 होते हैं। सर्वनाम के भेद पूछेंगे, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। और विशेषण की जो भेद पूछे तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। आइए उन विशेषण को भी देख लेते हैं। तो विशेषण के हमारे 5 भेद हैं, जिसमें आपके गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है और व्यक्तिवाचक है। तो देखो ये इसमें आपके जो भी आया था प्रश्न वो संकेतवाचक का उदाहरण या फिर इसको निषेधवाचक भी कहते हैं। तो संकेतवाचक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो उत्तर था वो संकेतवाचक था। देखो आपके प्रश्न यहाँ से पूछा गया था वो कि इस गेंद को मत फेंको, इसमें जो इस आ रहा है तो इसके कारण इसको संकेत है, बाकी ये निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, मना कर रहे हैं। तो पहला आपके ये है कि गुणवाचक विशेषण। तो गुण में नाम से पता चल रहा है गुण होगा, कौन कौन इसमें गुण बता रहा होगा। जैसे ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक संज्ञा कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे पुराना कमीज, तो पुराना इसका गुण है, मतलब एक प्रकार की ये इसका चीज़ है। ये काला कुत्ता, एक काला इसका रंग है। मीठा इसका जो स्वभाव है या फिर स्वाद है। तो ये सभी जो शब्द हैं आपके पुराना, काला, मीठा, ये आपके गुणवाचक संज्ञा के विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आएगा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपके एक जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा वो संख्या होगी।
तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्या जिसमें आपके एक, दूसरा, तीनों, चौगुना इस प्रकार के शब्द होंगे। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कई व्यक्ति मेला देखने आए थे। अब कई व्यक्ति आए तो इसमें आपके कई की कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ लोग हैं जो स्वभाव में अच्छे होते हैं। बहुत से व्यक्ति जो आजकल है जो खेती करते हैं, सब कुछ है जो अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी जो दे रखा है वो अनिश्चित है। इसमें सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, बहुत सारे में कितने सारे लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें आपके फिक्स नहीं है, कुछ में कितना लें, 1 लें, 2 लें, अनेक लें, तो ये आपके अनिश्चय हैं। तो ये आपके निश्चित और अनिश्चित प्रकार के दो उदाहरण हो जाएंगे। अगला है परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जिसमें वस्तु, पदार्थ या जगह में मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसके दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर निश्चित है, 5 किलो निश्चित है, 3 मीटर निश्चित है। तो निश्चित परिमाण का मतलब मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। अनिश्चित में थोड़ा बहुत, कम, ज़्यादा, ये आपके अनिश्चित में आएंगे। फिर आपके संकेतवाचक, तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, तो संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हो, तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इस गेंद को मत फेंको, इसमें आपके ये कौन सा है विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, या फिर इसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, इसमें उस जो है आपके सर्वनाम है, लेकिन इस पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं। कोई सज्जन आए हैं, तो इसमें कोई भी आपके ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें इस है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि व्यक्तिवाचक विशेषण, जो ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु व्यक्ति में विशेषण का कार्य करते हैं, उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। तो ये जो शब्द आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा है लेकिन विशेषण के रूप में काम आ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। तो उसमें आपको संकेतवाचक उदाहरण लिखना है। मैंने जो निषेध लिखा है तो इसमें आपके संकेतवाचक लिखना है, ठीक है। तो आपको उसका उत्तर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। फिर आपके आता है विशेषण के बाद में प्रविशेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। अब परिश्रमी भी अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन बहुत परिश्रमी ये आपके बहुत जो शब्द हैं वो आपके प्रविशेषण है, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। शीला अति विनम्र है, इसमें विनम्र एक प्रकार का विशेषण है, लेकिन बहुत ज़्यादा विनम्र है, अति विनम्र है। तो अति शब्द हैं, बहुत हैं, ये सभी आपके क्या हैं, प्रविशेषण के उदाहरण हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही अवयव शब्द भी कहा जाता है, अवयव शब्द भी कहा जाता है। तो अविकारी या अवयव शब्द दोनों एक ही होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। न तो उनका बहुवचन होता है, न इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, न उनका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में कोई परिवर्तन होता है। उनको अविकारी शब्द कहते हैं, उनको अवयव शब्द कहते हैं। आइए इसको भी डिटेल से देखते हैं। तो ये देखा आपके अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव में कोई विकार नहीं होता है, इन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को ही अवयव भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अविकारी शब्द को ही कहा जाता है। अवयव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अ और व्यय। अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च, जिसका खर्च नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता है और परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी या फिर अवयव शब्द कहते हैं। और जैसे यहाँ है, वहाँ है, धीरे हैं, तेज हैं, कब हैं, और हैं, ये जो कुछ शब्द हैं इनको
अवयव शब्द कहा जाता है या इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। अवयव के भेद कितने होते हैं? तो अवयव के आपके भेद दे रखे हैं, टोटल 4 भेद दे रखे हैं आपको। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है। ये कुछ अवयव शब्द दे रखे हैं जिनका लिंग वचन काल पुरुष कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण है, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो शब्द अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है। इसका धीरे धीरे का न तो बहुवचन होता है, न इसका लिंग परिवर्तन होता है, न ये काल के अनुसार बदलते हैं, न इसका कोई पुरुष बदलता है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द एक प्रकार का अविकारी शब्द यानी कि अवयव शब्द होता है। जैसे यहाँ है, वहाँ है, बहुत है, जल्दी है, ये सभी आपके क्या हैं? क्रिया विशेषण शब्द हैं। और क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे कालवाचक है, जिसमें किसी के समय को व्यक्त करता है उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, ये एक प्रकार का कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तुम दिल्ली कब आओगे? इन वाक्यों में आज है, कब है, ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक। ऐसे अवयव जो क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आस पास, दूर, पास, अंदर, बाहर, सामने, निकट, ये सभी जो शब्द हैं वो स्थानवाचक आएंगे। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है, तो इसमें ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक। रीतिवाचक में अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होता है, उसको रीतिवाचक है जो क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ज़रा तेज़ कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज, ये सभी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अवयव शब्द जो किसी क्रिया की अधिकता या न्यूनता या परिमाण का बोध कराते हैं उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, कम, अधिक, कुछ, ये सभी आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो इस वाक्य में उतना, जितना, अधिक, ये जो शब्द हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आपके अगला जो प्रश्न आता है वो समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। तो अगला जो प्रकार है वो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यहाँ पे ऐसे अवयव शब्द होते हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अर्थात एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक विशेषण कहा जाता है। समुच्चय बोधक विशेषण में 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही विकल्प बताने या फिर परिमाण बताने, अर्थ या कारण बताने, भेद बताने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अवयव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा हो जाएगा आपके व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में क्या होता है? जो वाक्य को जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जो जोड़ते हैं उनको समानाधिकरण अवयव समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे आपके संयोजक अवयव हो जाएगा और है, तथा है, एवं है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं या विभाजन करने का कार्य करते हो। या है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें से आपको एक करना है, अथवा है, कोई एक हो, की है, चाहे, नहीं तो, ये सभी आपके समानाधिकरण विभाजक अवयव के उदाहरण हैं। विरोध प्रदर्शन, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर जो है वो आपकी विरोध प्रदर्शन है। परिमाण दर्शक, अतएव, अतः, सो, फलतः, ये सभी आपके विरोध प्रदर्शन के उदाहरण हैं। फिर आपके व्यतिकरण वाला दे रखा है तो इसमें आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आएगा आपके संबंध बोधक, जो इसमें आपके संबंध बोधक अवयव के उदाहरण है जो संज्ञा सर्वनाम के बाद एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध बताता है। कि सीता की बहन गीता है, इसमें जो की है वो आपके संबंध बोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है। इनको परसर्गीय शब्द भी कहा जाता है। तो ये भी कई प्रकार के आपके अलग अलग होते हैं। विस्मयादि बोधक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा ये विस्मयादि बोधक अवयव। ऐसे अवयव जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव को सूचित करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह
आदि जो शब्द है वो आपके विस्मयादि बोधक हैं। हर्ष सूचक, खुशी में जो बोलते हैं आहा मज़ा आ गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश बहुत खूब, ये सभी जो शब्द हैं वो आपके हर्ष सूचक हैं। दुख के लिए शोक सूचक काम में लेते हैं आहा, जैसे किसी के कांटा लगता है तो आहा, किसी के चोट लग जाए तो मुँह से आवाज़ आती है आहा, या कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हाय, ओह, उफ, राम राम, ये जो शब्द है वो आपके विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और ये जो निशान है उल्टा आई, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, ये विस्मयादि बोधक का विराम चिन्ह होता है। फिर आपके भय, किसी को डर से संबंधित, अरे बाप रे, ये जो शब्द हैं आपके भय सूचक हैं। आश्चर्य, क्या, ए हैं, ये जो आपके विस्मयादि बोधक आश्चर्य सूचक हो जाएंगे। तिरस्कार, किसी को जो तिरस्कार करना हो, विरोध करना हो तो छी, हट, दिक, धिक्कार, ये सभी आपके हो जाएंगे। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। और चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान, ये चेतावनी सूचक हो जाएगा। और कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ये कृत्यात्मक हो जाएगा। फिर आपके सकारात्मक या नकारात्मक तो जी, हाँ जी, नहीं, जी नहीं, और ये आपके नकारात्मक सकारात्मक हो जाएंगे। कुछ आपके प्रश्न दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जो शब्द परिवर्तन हो जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। और जातिवाचक, इसमें आपके उदाहरण हो जाएगा लकड़ी जातिवाचक है। अनिश्चित वाचक में कोई इसका उत्तर रहेगा। और यहाँ पर और भी दे रखे हैं, उनको बाद में देख। फिर आपके अगला प्रश्न है कि संयोग शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो संयोग शब्द का जो उपसर्ग अलग करेंगे तो इसका जो उपसर्ग, तो इसमें आपके सम और प्लस में क्या आएगा, आपके योग आएगा। और सम में भी ये म आधा होता है, ठीक है, ये हलंत होता है, ठीक है, म में ऐसे हलंत आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में आपके ऐसे दे रखा हो, मान लो अबसद में आ जाए कि सम और सम, तो इसमें आपकी जो उत्तर होगा वो ये हलंत वाला होगा, ठीक है, ये म पूरा नहीं है, इसमें हलंत है, आधा म है, तो ये सम प्लस योग हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या आ जाएगा, आपके सम उपसर्ग आ जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लग के उसका वाक्य में परिवर्तन ला। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आपके अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसमें प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। 6 नंबर का आपके पैसेज आएगा, ठीक है, 6 नंबर आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो इसको पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो आपको उसमें शीर्षक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकार मनोविकार होता है उसी को भय कहा जाता है। इसका मतलब ये भय के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है। ये जो गद्यांश है वो किसके बारे में, पूरा डर के बारे में, भय के बारे में है। तो क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा, ये समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, इतना पर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो यहाँ पर बार बार है जो भय शब्द का इसमें आपके क्या किया गए हैं, एक भय का, क्रोध का जो उत्पन्न जो मनोविकार है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, भय और क्रोध, भय और क्रोध, या फिर इसका मनोविकार इसको कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भय और क्रोध। ये किसके बारे में है, भय और क्रोध के बारे में है। तो इसमें आपको शीर्षक क्या लिखना है, भय और क्रोध को लिखना है। आप बार बार जो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको इसका शीर्षक निकालना आसान हो जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो शब्द इसमें बार बार आ रहा हो तो उसको आप यहाँ पे शीर्षक के रूप में लिख सकते हो। भय को परिभाषित कीजिए। तो भय क्या होता है, तो किसी आती हुई आपदा की भावना, ये भय की परिभाषा है, उसको भय कहते हैं। तो देखो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी आती हुई आपदा दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकार मनोविकार होता है उसी को क्या कहते हैं, भय कहते हैं। तो लाइन टू लाइन आपको उत्तर इसमें छाप देना है, 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है। तो कौन आकुल करता है, तो दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए जो क्रोध होता है वो इस पर जो क्या करता है, आकुल करता है। तो इसकी लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, देखो क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, बस आपको ये लाइन इसमें लिख लेनी, 1 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। आप गद्यांश में आपको विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। विपत्ति, ठीक है, विपत्ति, विपत्ति जैसे मुश्किल होती है, आपदा होती है, ठीक है, तो विपत्ति का क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा। आपदा एक प्रकार की मुश्किल घड़ी होती है, तो विपत्ति का क्या हो जाएगा, आपदा, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा। तो पर्यायवाची आपको याद रखना है, विपत्ति का आपदा हो जाएगा। क्रोध कब प्रकट होता है, तो क्रोध कब प्रकट होता है, तो जब जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाया जाता है तब क्रोध प्रकट
होगा। ये जानबूझकर जब दुख पहुंचाया जाता है तो तभी क्रोध होगा। तो ये आपको लाइन इसमें लिख लेनी है। अगला प्रश्न है कि भय के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। तो भय के लिए निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो भय के लिए निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं, ये लाइन आपको इसमें लिख लेनी। देखो 6 नंबर आपके आराम से इसमें पूरे में से पूरे मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक पद्यांश दे रखा है, ये भी 6 नंबर का है, इसी के भी उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं जहाँ सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गातें, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये आपके एक पद्यांश दे रखा है और 6 नंबर के उत्तर आपको उसमें से लिखने हैं। तो 6 प्रश्न के उत्तर आपको इसी में से पढ़ करके देना है। तो ये खुद के बारे में, मैं का मतलब आपके अपने खुद के परिचय के बारे में ये कविता है, ठीक है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, आत्म परिचय या स्वयं, इसका उत्तर रहेगा। तो आत्म परिचय या स्वयं साक्षात्कार भी लिख सकते हैं। तो आत्म परिचय इसका जो आप क्या करेंगे, इसका जो शीर्षक है वो लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित जो पंक्तियाँ हैं उनका आशय स्पष्ट करना है। तो रेखांकित जो पंक्तियाँ हैं वो आपकी 2 दे रखी हैं, ये 2 अंडरलाइन कर रखी है, इनका आपको अर्थ बताना है कि मैं जीवन में भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये कवि कहता है कि संसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ और फिर भी अपने आप से भी मैं प्रेम करता हूँ। तो ये इसका जो अर्थ आपको इसमें लिखना है। वाक्यांश में कवि किसका पान करता है। तो देखो कवि पान का शब्द आपके यहाँ है स्नेह सुरा, स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, यानी कि स्नेह जो प्रेम का नशा है उसको में डूबा रहता है, यानी कि सभी से वो प्रेम करता है। तो यहाँ पे सुरा का मतलब यहाँ पे नशा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेम का जो नशा है वो उसका पान करता है। तो इसका आपके उत्तर ये लिखना है। जग किससे पूछता है। तो जग किससे पूछता है, तो जो जग किससे पूछता है, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बातें करते रहते हैं, उनसे पूछता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जग पूछ रहा है जो जग की गाते हैं, जो अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये जग पूछ रहा है, तो आपको जो जग की गाते हैं, जो जग की वर्णन करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त जो पद्यांश इसकी मूल संवेदना आपको बताने की मूल संवेदना क्या है। तो इसमें जीवन का जो सुख दुख है, प्रेम है, दायित्व है, उसका भार उठाने के लिए चलने को कहता है कवि, और साथ ही जो स्वयं के मतानुसार भी चलने की बात कही जा रही है। कवि किसका गान कर रहा है, तो कवि जो हर परिस्थिति में अपने से ही प्रसन्न रहने की इसमें बात कर रहा है, और उसके बारे में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको भी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने जो लक्ष्य हैं इसकी ओर ध्यान देना है। तो ये खंड अ आपके कंप्लीट होता है। अब आपके खंड आएगा ब, जो कि आपकी किताब के प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आपको जो याद कर लेने से 7वां 8वां क्वेश्चन है, संगतकार का योगदान है, आत्मकथित कविता का मूल भाव है, बस ऐसे क्वेश्चन आपके फिक्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी कि संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया। तो ये जो कथन है वो विश्व प्रसिद्ध जो भारत रत्न प्राप्त है जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां साहब, उनके बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, ये बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में कहा गया है। तो बिस्मिल्लाह जो खान साहब है उनके बारे में ये कथन कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, तो इसका कारण है कि वे 80 साल तक भी निरंतर अपनी जिजीविषा में संगीत की साधना करते रहे, और करते रहे कि ईश्वर मुझे फटा सुर न बख्शे, अपितु एक सुर ऐसा प्रदान करे जो ईश्वर तक पहुँचे। तो ये इसके कारण ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। अगला प्रश्न ये कि हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा है, पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो हमारी संस्कृति पर जो मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा है, तो पठित पाठ के आधार पर बताना है। तो हमारी संस्कृति पर अधिकांश जो प्रभाव है वो मनुष्यों के कारण ही पड़ा है। मनुष्यों से मिलने वाला जो ज्ञान सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वे हमेशा हमें ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं और अदम्य जिज्ञासा रखते हैं, सामान्य सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। अगला पाठ आपके ये प्रश्न ये कि संगतकार का गायन में क्या योगदान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके हूबहू छपेगा ऐसा प्रश्न, तो याद रखिए इसको।
एक तो संगीतकार जो मुख्य गायक गायिका के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। मुख्य गायक गायिका को कही गई गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर उन्हें वापस मूल स्वर में ले आते हैं। कभी कभी मुख्य गायक जो अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और गहरे चले जाते हैं तो उनको उनके मुखड़े को पकड़कर वापस अपने मूल स्वर में लाते हैं। वे मुख्य गायक गायिका की थमी हुई टूटी बिखरती आवाज़ को बल देकर उनके सहयोग करते हैं, उनको अकेला नहीं पढ़ने देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बातें आपको याद कर लेनी है। परीक्षा में इसके आने के 100% आपके वापस चांसेस हैं। अगला प्रश्न आपके 8वां है कि आत्मकथित कविता का मूल भाव बताना है। तो आत्मकथित जो कविता है ये छायावादी शैली में लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी कविता है ये, तो छायावादी कवि हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन में यथार्थ अभाव के पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें अपने मनोभावों बिंबों के सहारे बताया गया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। अगला प्रश्न आपके है कि मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला वर्बीला नहीं मिलेगा। ये वाक्य किसने कहा और क्यों कहा? तो ये जो वाक्य है वो मणि के पहाड़ी स्कूल के जो बच्चे हैं तो बस के बारे में पूछने पर गाइड जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम यह पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बस का मार्ग हो, यहाँ बच्चे दिन रात परिश्रम करते हैं और इनमें कोई भी बच्चा आपको बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यानी कि जो चिकना या वर्बीला जिनका बड़ा हुआ पेट है, पेट तोंद बाहर निकली हुई, ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर रोज़ बच्चे जो पहाड़ पर आते जाते हैं और उनका जो परिश्रम यानी कि उनका जो व्यायाम वो होता रहता है। नेक्स्ट है माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको ग्रामीण जीवन के बच्चों में जो जीवन में खेलों का महत्व वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रामीण जीवन में जो बच्चों का जो जीवन है उनमें खेलों का शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है और खेल सामग्री खेल भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप होती हैं जो आसानी से उपलब्ध होती हैं। वे उन्हीं खेलों का आनंद लेते हैं और परिवारजन उनका सहयोग भी करते हैं। अच्छा, आपने कौन कौन से खेल गाँव में खेले हैं? आपके गाँव में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? पारंपरिक खेल जैसे सतोलिया है, गिल्ली डंडा है, कंचे हैं, और भी जो आपको याद हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आंखें मूंदना मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान नहीं देना। आजकल के माता पिता धन कमाने के चक्कर में अपनी संतान के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं जिससे वह बिगड़ते जा रहे हैं और रोज़ाना वो है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके ऊपर शॉर्ट्स, इसके ऊपर रील्स वगैरह सारी चीज़ पर अपने जो समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको भी मैं कहता हूँ फिर से अपना जो ध्यान है वो सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव वे में देना है। अगर आप जो सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक रूप से करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। लेकिन यही सोशल मीडिया अगर आपके टाइम पास का ज़रिया बन गया तो फिर ये आपका टाइम पास कर देगा और आप जो बहुत इससे पिछड़ जाएंगे। तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया का उपयोग आपको ध्यान से करना है, सकारात्मक वे में करना है, सीखने के लिए करना है, न कि टाइम पास के लिए या फिर अपने समय को बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट आपके खंड स में इसमें एक पठित गद्यांश से आपकी किताब का ही उसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर 4 नंबर में देना है। तो ये आपके अगला प्रश्न देख लेते हैं 12वां। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन था, यानी कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन के विघ्न में असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीर जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते दिखे जाने के संकोच में हो। तो ये आपकी जो वो कहानी है नवाब वाली, ठीक है, तो वो वाली कहानी है ये। तो इसमें आपको एक इस पद्यांश के बारे में बताने कि यह दृश्य कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो गद्यांश है इसमें लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास के डिब्बे में जो की गई यात्रा का दृश्य वो बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया होगा। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा खाली होगा, उसमें कोई लोग नहीं होंगे। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। तो लेखक ने अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन के में विघ्न का कारण असंतोष दिखाई दिया।
डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा था? तो डिब्बे की बर्थ पर लखनवी नवाब नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लाइन टू लाइन आपको बर्थ में ये वाली लाइन आपको पूरी उठा के यहाँ पे लिख लेनी है। 4 में से 4 नंबर आपके ये भी पक्के हो जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि ये बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और सदा बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत और उसके भी और भी मानते हैं उनकी समझ में ऐसे आदमियों से ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। ये प्यार से ज़्यादा हकदार होते हैं। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उनका बीमार बेटा इसकी खबर सुन रखने की और किंतु मौत का सबका ध्यान खींच कर ही रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ प्रश्न है इनके उत्तर आपको यहाँ पे देना है। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? तो उनका जो बेटा था वो इकलौता था और वो बहुत ही कमज़ोर था, सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भगत की पतों की चारित्रिक विशेषता लिखनी है। तो यहाँ पर आपको जो भगत की पतो है उसका चारित्रिक विशेषता लिखनी है। तो भगत की पतो आपको पता ही होगा, यहाँ पे आया था। भगत की जो पतो थी वो कैसी थी? बड़ी सुबह थी, सुशील थी और पूरी घर की जो प्रबंधिका थी। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ आपको उसमें लिखना है कि भगत की जो पतो है वो सुबह थी, सुशील थी और कुशल प्रबंधिका थी। अगला प्रश्न आपके ये है कि किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो भाई भगत जी के जो पुत्र की मौत की जो खबर थी वो उन्होंने, इस खबर ने जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो ये आपके 4 नंबर के अथवा में आएगा, उसको आपको करना है। फिर आपके 4 नंबर का एक और पठित आपकी जो पद्यांश आएगा, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन पुई पुहारू, इसको आधारित आपके जो 4 प्रश्न दे रखे और 4 प्रश्नों में आपके जो उत्तर आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है। काव्यांश में आपके जो महाभट्ट है वो किसको कहा गया है? तो काव्यांश में जो महाभट्ट है वो परशुराम जी को कहा जाता है। ठीक है, तो परशुराम जी को कहा है। अगला प्रश्न है कि यह कुंबड़बतिया को नाही, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार का कच्चा घड़ा या फिर छुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके ये कि रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है? तो रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन, गाय आदि पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। अगला प्रश्न ये कि इस काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? तो इस काव्यांश में जो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य का संवाद है वो बताया गया है। अगला प्रश्न आपके फसल वाली कविता से लिया गया है। ये आपके पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। फसल क्या है? फसल और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर देखते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार जो फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है, अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव सम्मिलित प्रयास का सम्मिलित समाहित है। ठीक है, नदियों का पानी है, इसमें आपके जो हाथों का स्पर्श है, बुरी संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का इसमें रूपांतरण है, ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न ये कि उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें एक तो अनेकता में एकता, आपसी सहयोग, इन मानवीय मूल्यों का संकेत किया गया है। फसल किसका रूपांतर है? तो भाई फसल जो है किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का रूपांतर है, यानी कि प्राकृतिक तत्व और मानव श्रम जो परिश्रम है उसका रूपांतर है। अगला है आपके प्रश्न कि फसल को सूर्य की उष्मा और हवा की थिरकन, अच्छा ये प्रश्न है कि फसल को किसका संकोच बताया? तो फसल को सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, तो हवा की थिरकन का संकोच बताया है। तो उस सूर्य की उष्मा का और हवा की थिरकन का संकोच बताया गया है। अगला प्रश्न आपकी किताब का है कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पान वाले के द्वारा कही गई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की सोच क्या सोच लग रही होगी, कल्पना के आधार पर आपको बताना है। तो भाई जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा
क्या वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले का जो नकारात्मक सोच रही होगी वह उसे बेकार सन की व्यक्ति समझता होगा। वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझता होगा। नहीं तो कैप्टन जैसे देशभक्त को भी वो पागल, लंगड़ा, मरियल, नकारा आदमी नहीं कहता। अगला प्रश्न आपका ये है कि हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। उनकी आपके द्वारा जो मनु भंडेरी की माँ के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, वो आपको इसमें बताना है। तो मनु की माँ के अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई, अपनी संतानों की इच्छाओं को पूरा करती हुई पत्नी और एक माँ ही रह गई। उनकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त हो गई थी। मशीनवत व सबकी कार्य करते हुए माँ का स्वयं व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन था। इसी कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा और वह अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन सकी। नेक्स्ट आपके संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज के निर्माण में किन किन लोगों का योगदान दर्शाया है। तो इस संगतकार कविता के माध्यम से जो कवि हैं इन्होंने संगतकारों का समाज निर्माण में योगदान दर्शाए हैं। जैसे मुख्य गायक का गायन में हर परिस्थिति में संगतकार सहायक जिस प्रकार से साथ देकर गायन को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के समाज निर्माण कार्यों में सहायकों की विशेष भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना मुख्य कार्यकर्ता का कार्य सफल नहीं हो सकता है। अतः समाज निर्माण में संगतकार ही होना आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके अथवा का यह है कि उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे। तो भाई अगला प्रश्न आपके उत्तर हो जाएगा, गोपियाँ कृष्ण के सगुण ब्रह्म प्रेम में अनन्य उपासक थी, जबकि उद्धव परम ज्ञानी निरंकार ईश्वर के भक्त योगी पुरुष थे। वे संसार में रहकर भी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त थे। उद्धव के ये जो श्रेष्ठ गुण हैं गोपियों के लिए तुच्छ और महत्वहीन थे, क्योंकि उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबाया था। वे किसी के रूप में आसक्त नहीं हुए और अपने जो प्रेम के रस में एक बूंद भी इन्होंने नहीं चखी थी। इसलिए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असफल रहे थे। अगला प्रश्न आपके कि एक कवि परिचय आएगा या फिर एक आपके लेखक परिचय आएगा, दोनों में आपके अथवा में आएगा, दोनों में से आपको एक करना है, 3 नंबर का आएगा। तो इम्पोर्टेंट जो भी लेखक परिचय वगैरह वो आपको इसमें बताते हैं और भी आपके इम्पोर्टेंट आगे वीडियो में आपको बताएंगे। कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आपसे नागार्जुन के बारे में पूछा जा रहा है कि कवि नागार्जुन का जो व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में बताना है। तो कवि नागार्जुन जो है इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में की जो सतलखा गांव है वहाँ पे हुआ था और 1911 में हुआ था इनका जन्म। ये आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि हुए। इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग भी हैं और लोकहित में प्रति इनका रुझान भी है। कविताओं में भावुकता और कल्पना से अलग हटकर यथार्थ प्रकर जो दृष्टिकोण वो दिखता है। इनकी साहित्यिक जो रचना है वो युगधारा है, प्यासी पथराई आँखें हैं, सतरंगी पंखों वाली हैं, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ इनकी काव्य करती हैं। इसके अलावा इनका जो बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाग, वरुण के बेटे इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास भी आपको याद रखना है। गुम्मकड़ प्रवृत्ति की नागार्जुन का देहांत 1998 में हो गया था। फिर बात कर लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का भी आपको कवि परिचय देख लेते हैं, व्यक्तित्व और कर्तृत्व। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। ये मैट्रिक पास करके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे और 15 वर्ष की आयु में इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत और रेखाचित्र लिखे थे और गद्य की कविता विविध विधा में उनके लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में विभक्त है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका साहित्य बेनीपुरी रचनावली नाम याद कर लेना है। कितने खंडों में? तो 8 खंडों में विभक्त हैं। उनकी रचनाओं में जो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास की युगानुरूप व्याख्याएं विशिष्ट सलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कलम का जादूगर किस लेखक को कहा जाता है? तो भाई रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। अगले जो प्रश्न की ओर बात करें तो ये खंड द में आएगा, जिसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है कि दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली और उस मार्ग पर आने वाली घटनाओं का जो अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो भाई देख लेते हैं।
सिक्किम की यात्रा के दौरान लेखिका यह चेतावनी लायोंग की जो कटाव से रास्ते पर लिखी मिली थी। कटाव का यह रास्ता बहुत खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश थी। वहाँ अभ्यस्त चालक ही लगभग ध्यान और अंदाज से गाड़ी चलाते थे। बारिश में फिसलन होती थी। ऐसे रास्ते में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक मिनट। और इसलिए स्थान स्थान पर चेतावनी लिखी रहती है, क्योंकि मार्ग पर चूक का मतलब जीवन खलास। अतः वहाँ अभ्यस्त चालक ही सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ के आधार पर अज्ञेय द्वारा लिखने के कारण को स्पष्ट करना है कि क्यों लिखा गया ये पाठ। तो लेखक का मन की जो स्थिति है वो लेखक का जो संबंध है मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति लेखन करता है। परंतु प्रत्येक लेखक जो है कोई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के आग्रह करे तो प्रकाशक का दबाव हो या फिर लेखक को लिखना पड़ता है। तो कई तरह के आर्थिक लाभ और सामाजिक राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए भी रचनाएं करनी पड़ती हैं। किंतु लेखन सर्वोत्कृष्ट भी तभी होता है जब लेखक भीतरी दबाव से उसे विवश कर दे और स्वयं ही इतना बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाए। फिर आएगा आपके 6 नंबर का एक निबंध। 6 निबंध में आपके जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको एक करना है। भारत की 6 ऋतुओं का प्रभाव आपको वर्णन करना है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये वाला। और यदि मैं प्रधानाचार्य होता या फिर यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यहाँ पर आपके आ सकता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो ये भी आपके निबंध आपको याद कर लेना है। और राजस्थान का ऐतिहासिक धरोहर, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद्यार्थी जीवन और भावी जीवन का आधार या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो देख लेते हैं। विद्यार्थी जीवन वाला ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नंबर जो मिलते हैं, एक तो आपके प्रस्तावना के मिलते हैं 6 नंबर में, आपके 5 पॉइंट लिखने होते हैं। फिर गुण और तैयारी, भावी जीवन में भूमिका और उपसार, ये सभी लिखने के आपको नंबर मिलेंगे। प्रस्तावना क्या है? गुरुजनों का करो आभार, वे ही भावी जीवन का आधार। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में सफलता ही विशेषता थी। विद्यार्थी अपने गुरु अथवा शिक्षक के चरित्र से प्रेरित होते थे और जीवन में सदाचारी बनते थे। गुरुकुलों में रहकर वहाँ नियमों का पालन करते थे, ज्ञानार्जन करते थे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार होता है। जैसा आप जो अपने स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे उसको, वो आपकी नींव है, बेस है वो, ठीक है। तो पूरे जो लाइफ का जो बेस है वो आपका जो स्टूडेंट लाइफ है वो। विद्यार्थी जीवन के क्या क्या गुण हैं? तो भारतीय शास्त्र में विद्यार्थी के 5 गुण बताए गए हैं। काका चेष्टा बको ध्यानम अल्प निंद्रा तथ्य अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, अर्थात कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बुगले की तरह ध्यान होनी चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए और कम खाने वाला होना चाहिए, ग्रह त्यागी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। ये सभी जो विद्यार्थी के पंचलक्षण हैं और इनसे ही विद्यार्थी के जीवन में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इसके साथ ही विद्यार्थी विनय, विनम्रता, संयम, वाक्चातुरता, गुणग्राह्यता, सहनशीलता, अनुशासन आदि गुणों का भी उसमें सर्वांगीण विकास होता है। भावी जीवन की तैयारी कैसे है? तो भाई विद्यार्थी जीवन वह अवधि है जिसमें नए संस्कार, आचरण, एक नींव की बातें विद्यार्थी के मन में को प्रभावित करते हैं और विद्यार्थी इस अवस्था में जैसा व्यवहार आचरण सीख जाता है, भावी जीवन का एक अंग बन जाता है, वह फिर आगे ऐसा ही व्यवहार करता है। विद्यार्थी जीवन विद्यार्थी सुयोग्य, अनुशासित, परिष्कृत आचरण वाला और शिक्षकों में सानिध्य में अपना सर्वांगीण संतुलित विकास करता है। भावी जीवन में विद्यार्थी की क्या भूमिका है? तो व्यक्ति अपने जीवन में कैसा कार्य करेगा, कितना विकसित होगा, कितना विकास करेगा, उसकी शिक्षा वह विद्यार्थी जीवन से ही सीखता है। इसी के आधार पर जो भावी जीवन के आधारित होता है। यदि व्यक्ति ने विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं सीखा तो वह जीवन भर कुछ नहीं सीख पाएगा। उपसंहार है, विद्यार्थी जीवन व्यवहारिक जीवन से पूर्णतः करता है और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यार्थी जीवन अति आवश्यक है, क्योंकि आज के विद्यार्थी भविष्य के देश के कर्णधार होंगे। फिर आपके 4 नंबर में आपके प्रार्थना पत्र आएगा या फिर एक पत्र आएगा जिसके बारे में आपको लिखना है। तो 4 नंबर का पत्र आपके स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर अपने प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह के आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़। फिर आपको लिखना है विषय, विद्यालय में खेल सप्ताह के आयोजन के संबंध में महोदय। इस विषय के अंतर्गत नम्र निवेदन है कि अगले माह हमारे जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार आसपास के सभी विद्यालयों में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे छात्र अगले माह में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सकेंगे। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में विद्यालय स्तर पर खेलकूद का आयोजन
योजना बनाकर जो खेल सप्ताह मनाए जाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक विकास होगा और आपकी मदद कृपा होगी। सर धन्यवाद। फिर आपको यहाँ पे लिखना है प्रार्थी, अपने छात्र प्रतिनिधि, अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे दिनांक आपको डाल देनी है। दूसरा आपको पत्र आएगा 4 नंबर में कि अपने स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, जिसमें आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी और प्रबंधन के बारे में आपको बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इस साइड में आपको अपना जो पता लिखना है, जयपुर, कब लिख रहे हो, आपको डेट डालनी है और आपको अपने यहाँ पे लिखना है पूजनीय पिताजी या माताजी हो तो माताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर जो सकुशल हूँ, आपके सपरिवार सकुशलता के लिए ईश्वर सदैव प्रार्थना करता हूँ। या मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है और अब बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 1 माह रह गए हैं। सभी विषय में नियमित अध्ययन कर रहा हूँ। अंग्रेजी और हिंदी को 3 बार रिवीजन कर चुका हूँ, आवृत्ति कर चुका हूँ, पुनरावृत्ति कर चुका हूँ और विज्ञान और सामाजिक का कोर्स भी 2 बार पूरा कर लिया है। अब गणित का विशेष तैयारी में लगा हुआ हूँ और रात के 10:30 बजे तक और सुबह 5 बजे उठकर जो अपने अध्ययन में लग जाता हूँ। इस तरह मेरा अध्ययन क्रम नियमित चल रहा है और आपके आशीर्वाद से मुझे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की पूर्ण आशा है। माताजी को चरण स्पर्श और सुनील और सुनीता को प्यार। शेष सकुशल, पत्र की प्रतीक्षा में, आपका आज्ञाकारी पुत्र यशवर्धन। तो देखो यहाँ पर आपको जो इस बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मैं भी आपके जो आने वाले जो पेपर्स हैं उनकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आपके आगामी पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप के ऊपर जो 49 की टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप टेस्ट दे सकते हैं, पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे और खूब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐप के अंदर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, एक आपको विज्ञापन आएगा 4 नंबर का कि नगर पालिका उद्यमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता का एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो जागरूकता के लिए आपको इस प्रकार से एक विज्ञापन में आपको एक इसका जो फॉर्मेट ही मैटर करता है, इस प्रकार से आपको डिब्बा बना लेना है और देखो स्वच्छता के बारे में जागरूकता देनी है। तो एक कुछ नारे भी आपको लिखने पड़ेंगे, स्लोगन। सफाई का महाअभियान, सभी नगर पालिका करे श्रमदान। भारत सरकार की स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारी नगर पालिका के अंतर्गत गांधी जयंती की से 1 सप्ताह तक सफाई का महाअभियान आयोजित है। कृपया सभी नगर पालिका वासी सहयोग प्रदान करें और इस कार्य में श्रमदान द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनावें। प्रातः 9 बजे से 11 बजे। स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, निवेदक है नगर पालिका अध्यक्ष उद्यमगढ़। तो ये एक प्रकार का आपने इसका अखबार में भी देखा होगा, इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर लोगों को अपनी वस्तु को बेचने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन आपने देखे होंगे। ग्रीष्मावकाश में आपको स्काउट और गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री के प्रदर्शन हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर दे रखा है सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट गाइड ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में निर्मित सामग्री देखने हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए और मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए। अपने घर की शोभा बढ़ाइए, पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। दिनांक, समय और बिक्री केंद्र आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको ये सारा जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका पूरा पेपर, मैंने 1 घंटे 12 मिनट में फिर सोल्व करके बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और इसी प्रकार की और जो आपका जो पेपर है, ये पूरी पेपर की PDF है, बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। 80 में से 80 नंबर की तैयारी के लिए आप और भी जो बेहतर रिजल्ट के लिए ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ऐप के ऊपर मात्र आज ही जो आपको 49 रुपये में ये आपको मिल जाएगी। आपके आगामी पेपर की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। हिंदी की जिसमें आपको शानदार तैयारी होगी, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक की, 4 सब्जेक्ट की मेरी गारंटी मात्र 49 रुपये में आपकी जो शानदार तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपकी विशेष तौर पर आपके एक तो गणित की, एक आपके विज्ञान की, इन 2 सब्जेक्ट की तो बहुत ही शानदार तैयारी 80 में से 80 नंबर की तैयारी आपकी पूरी करवाने वाला हूँ। इसके साथ ही सामाजिक की और हिंदी की भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके मात्र 49 की जो आपकी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है उसको आप ऐप के ऊपर ज़रूर ज्वाइन कर लेना और अपने बाकी साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना तथा इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आगामी आपके जितने भी मॉडल पेपर वगैरह हैं सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।